मच करण जी। मैं थोड़ा सा आपको करण जी के बारे में बताऊँ। करण जी ऑर्गेनिक फूड की हम बात करते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। लास्ट मंथ की जो आउटलुक पत्रिका है जिसके अंदर टर्निंग ऑन बिजनेसेस 25 इंडिया के अंदर देखे गए हैं, उसी में से एक ऑर्गेनिक सेक्टर है फूड का, जिसमें करण जी का भी जो है उसमें छपा है आउटलुक में लास्ट मंथ की। और करण जी शुरू से ही तिवारी जी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नेचर की इंसेप्शन से करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में प्रोडक्शन में भी आपका एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने जो है काफ़ी काम किया है। एड कंपनियों के साथ काफ़ी करण जी जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच करण जी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया किस प्रकार से जो है डॉक्टर नेचर की स्थापना हुई और किस तरीके से आप इससे जुड़ करके अपने आगे जो आपके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और मोटी सी बात है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है आयुर्वेद को वापस प्रतिष्ठित करना, दुनिया जाने। आपको जान के खुशी होगी, मैं बताना चाहूँगा कि 22 से ज़्यादा देशों के अंदर वर्तिका हर्बोटेक के प्रोडक्ट जो है वो जा रहे हैं। डॉक्टर नेचर की वजह से 22 से ज़्यादा देश हैं। तो जब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो ग्लोबली हम सेट हैं। अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए जन जन तक उन उत्पादों को पहुँचाना है। और गारंटी जिस चीज़ की हम दे सकते हैं वो है आपकी प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 चीज़ें दोस्तों प्रोडक्ट में होती है। सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट, जहाँ सुदूर जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है और ऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके की क्वालिटी के साथ उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। उसके अंदर कितने % में हल्दी के एग्जाम्पल जैसे बता रहे थे कि जनरली जो हल्दी है मार्केट के अंदर आती है 2 से 2.5% उसके अंदर कुरकुमीन होता है। 8 से 10% कुरकुमीन वाली हल्दी जो लाइट आउट एरिया से मेघालय से और इधर से लाई जा रही है, जिससे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक रेंज रखी हुई है। जब भी आपको समय मिले आप देखेंगे कि बैद्यनाथ, डाबर वगैरह सभी कंपनियों को इतने सालों से प्रोडक्ट अगर बना करके तिवारी जी दे रहे हैं, वर्तिका हर्बोटेक दे रही है, तो निश्चित रूप से हमारे पास प्रोक्यूरमेंट हमारा बेस्ट है। क्योंकि हमारे काफ़ी फार्म्स हैं, कुछ फार्म्स हमने लीज पर लिए हुए हैं, फार्मर्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। दूसरी चीज़ आती है प्रोसेसिंग, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स, बाकी के पास में हमारा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारी 2 प्रोसेसिंग यूनिट इंदौर में है जहाँ पर एक्सट्रैक्ट बनता है। इसके अलावा हमारी एक प्रोसेसिंग यूनिट जो है हैदराबाद के अंदर है जहाँ पर हमारे साबुन वगैरह और अन्य उत्पाद बनते हैं, जिसको भी हम जयपुर के अंदर वापस लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारा काम बढ़ता जा रहा है, तो इसको आगे और शुरू किया जाए। आप लोग इस चर्चा के बाद में देखेंगे, हमने पहले वीडियो चला रखे थे किस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर जो है स्टेट ऑफ आर्ट विजन के साथ में जो है तिवारी जी ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार करवा रहे हैं। और तिवारी जी का बैकग्राउंड भी, तिवारी जी ने खुद ने MSc एग्रीकल्चर की, MSc जो इन्होंने की है वो प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जानते हैं कि कौन से केमिकल्स नुकसान पहुँचाएंगे, किसका क्या हैजार्डियस है। ऑर्गेनिक पर पूरा जोर है, जो भी प्रोक्यूरमेंट हो रहा है वो सभी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर आ रही हैं और उनको निश्चित किया जा रहा है कि प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन हो और ताकि उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट लोगों को तुरंत मिले। आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे जो भी डॉक्टर नेचर के, आपका भी विश्वास बढ़ेगा और जो मरीज आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को आप लोग सेहतमंद बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास एक से एक बेहतर है और ये प्रोडक्ट पूरी रिसर्च के साथ में मार्केट के अंदर उतारे जाते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि विदेशों के अंदर जब हमारा डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट जा रहा है तो उसके लिए हमें उस सभी जो भी हमारे क्राइटेरियाज हैं, प्रोक्यूरमेंट के क्राइटेरियाज हुए या फिर हमारी प्रोसेसिंग के क्राइटेरियाज हुए या फिर जो हम कोई भी चीज़ अगर बाहर भेजते हैं उसके अंदर जो भी सरकार के द्वारा नियम लागू किए जाते हैं अलग अलग देशों के द्वारा, उन सभी की पालना करते हैं। ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं कि हाथ में लगा हुआ है, जिसमें बताया गया कि कितने प्रकार के सर्टिफिकेट हम ले चुके हैं, ISO कंपनी है। मैं इसी क्रम में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, आप सभी लोग डॉक्टर पंकज को जानते हैं। रिसर्च का डॉक्टर साहब का एप्टीट्यूड है, पूरा आयुर्वेद को स्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल इस कंपनी के साथ डॉक्टर पंकज निभा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पंकज को कि कृपया आएँ और हमें लाभान्वित करें किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होने के बाद में किस प्रकार से उनकी टेस्टिंग करके आप तक पहुँचते हैं। डॉक्टर पंकज प्लीज। Thank you, Honorable MD sir, respected seniors, my batchmates, good friends, juniors. So very good afternoon, morning is the session लेकिन अभी very good afternoon and very big thankful to you that you are coming here in my one call। और आज संडे का भी दिन था, वीक का एग्जाम तो पता है इतना सारा, फिर भी एक कॉल से थ्रू से बहुत दूर दूर से, जम्मू कश्मीर से, उदयपुर से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए, सिरोही से। तो मैं आप सभी का बहुत जोरदार तालियों से आप खुद ताली देने का प्रयास करेंगे। इससे
ये वेरी गुड एक्सपीरियंस कि आज 15 साल बाद हम लोग सारे बैचमेट्स वगैरह एक साथ मिले, एनआईए के मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए हैं। और तो मोस्ट ऑफ आप लोग मेरी जर्नी को, मेरी लाइफ की और जो प्रोफेशनल जर्नी है उसको ऑलरेडी आप लोग पहचानते हैं या भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नए आए हैं तो फिर मैं छोटा सा मेरा नैरेटिव इंट्रोडक्शन मेरी पर्सनल लाइफ का और मेरी प्रोफेशनल लाइफ का मैं वो देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 2006 में उदयपुर से अपना BMS डिग्री किया था। उसके बाद में जैसे सबका गोल होता है, मेरा भी वही गोल था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द BMS दैट वी हैव टू जॉइन द गवर्नमेंट जॉब। तो बट अर्ली के लिए उस समय की वैकेंसीज थी नहीं, तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी, फार्मा कंपनी ज्वाइन किया। उसके एक नए आउटलेट के ऊपर मुझे बिठा दिया गया एज ए जॉब। तो मैंने वहाँ पर 7-8 महीने काम किया, फिर वहाँ देखा कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और एक पेशेंट पूल है वो क्रिएट नहीं होता, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उसमें ये मैंने मानता कि आयुर्वेद की गलती है। उसमें गलती ये भी थी कि मेरा बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, आउटलेट एकदम नया था, प्लस हो सकता है उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। तो 8 में से 5 से 6 घंटे फ्री रहता था कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो अपने दोस्तों को फॉर्म मिला, जो कोई IIT में था, कोई MBA कर रहा था, कोई बैंकिंग में था। उनकी सैलरी 30-40,000, दे आर डूइंग द फॉरेन टूर्स, अच्छी लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे थे। तो दिमाग में वही सारी चीजें घूम रही थी कि यार अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उस टाइम एक आयुर्वेद से थोड़ा सा मन हट गया मेरा, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने फ्रेंड्स ने बताया कि एक जॉब होता है, एक कोर्स होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA करो, उसके बाद आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने कैट की तैयारी की, चालू की, फिर वापस मैं अपने बापू भोजनालय में आ गया, मतलब कि फादर के वापस बापू भोजनालय में आ गया। इनकम सब बंद, उसी बीच में मैरिज भी हुई थी मेरी। तो अभी क्या है, जो कॉमन खर्चे हैं वो तो चल रहे थे, लेकिन जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आप फिर आप तैयारी करोगे, फिर 2 साल फिर MBA करना है आपको। तो वो सब चीज़ चल रहा था। तो एक दिन वाइफ ने मेरे को आगे पेपर सुना दिया, ये ना ये ऐड मिला हुआ है BMS MBBS वालों को, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की एक जॉब है कल्ला हॉस्पिटल के अंदर। तो अच्छा, कैट की तैयारी में मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, 12th तक सरकारी स्कूल से, उसके बाद में आयुर्वेद बहुत अच्छी हिंदी हो गई मेरी। तब कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, MBA फाइट करना था, तो मैंने पूरा अपना जो अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको रीडिंग करना, कंप्यूटर में थोड़ा सा करना, रीजनिंग करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में फिर मैं अपनी लाइफ के कैरियर में इंटरव्यू देने गया। उन्होंने कहा बढ़िया काम है, अच्छा हॉस्पिटल है, AC में सिटिंग है, कंप्यूटर वर्क है, न्यू वर्क है। डॉक्टर ने कमिट किया कि इंडिया में भी ड्यूज होते हैं, बाहर भी ड्यूज होते हैं, इसमें रिसर्च में इस तरह का है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक अपन कैट का एग्जाम निकलो, तब तक अपन ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पर होती है एलोपैथी ड्रग्स में 3 तरह के टाइप होते हैं, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। उसमें देखते हैं ड्रग का सेफ्टी एंड एफिकेसी प्लस सारे साइड इफेक्ट। उन सारे डेटा को अपन सबमिट करते हैं इंडिया में तो DCGI और बाहर FDA में। देन दे एनालिसिस की रिस्क और बेनिफिट क्या है इस ड्रग का, देन दे अप्रूव द ड्रग। तो वो सारा प्रोसेस था, लेकिन एक्चुअली वो डॉक्टर के अंडर में होता तो अर्निंग इतनी नहीं आ रही थी। जो मेन अर्निंग थी वो डॉक्टर्स को आ रही थी, वो हम लोग को सैलरी डिवाइड कर रहे थे। अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था कि वहाँ तक कैसे रीच करें। तो मैंने फिर 3 हॉस्पिटल्स में काम करना चालू किया। कल्ला हॉस्पिटल था, उसके बाद में 2 हॉस्पिटल थे जो पार्ट टाइम करता था। तो मैंने 10 से 11 घंटे काम करता था। उस वक्त में अजमेर पुलिया आके सोचता था कि आज कल्ला हॉस्पिटल के बाद इस हॉस्पिटल जाना है, इस हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 15 डेज मेरा डिवाइडेड था। तो कुछ अर्निंग वहाँ जाती थी, कुछ अर्निंग ऐसे करके मैं 35-40,000 मेंटेन करने लगा। तो उस समय फिर जो था एक थोड़ी सी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हुई, प्लस इस बीच में मेरे काफ़ी फॉरेन टूर्स भी हुए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल कर सकते हो कि पिछले 10 साल में 3rd पासपोर्ट है मेरा। 20 से ज़्यादा कंट्री में 30 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर चुका हूँ। तो ये सारी रिसर्च की कॉन्फ्रेंस थी। तो अब वो जो मैंने ट्रिप पहले देखे थे उस मेडिकल स्टोर से आने के बाद में कि यार मेरा अर्निंग नहीं है, मेरा फॉरेन टूर नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से मिलने लगी थी। लेकिन दोस्तों पिछले 3-4 सालों में से मैं जब भी फॉरेन टूर्स में जाता था, जो एलोपैथी ड्रग मॉलिक्यूलर रिसर्च चल रहा था, तो वहाँ पर अपना एंजॉयमेंट नहीं मिलता था मेरे को। दिमाग में ये चलता रहता कि यार उन्होंने किया क्या है और क्या सुन रहा है यहाँ पर। तो दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी कि अपन डिग्री तो कौन सी की और अपन कहाँ एलोपैथी ड्रग की रिसर्च में पड़े हुए हैं, अपन आयुर्वेद के लिए कुछ नहीं कर रहे, आयुर्वेद का कैसे ग्लोबल हो सकता है। तब मेरा ऐसा मौका आएगा कि मैं इंडिया से बाहर आके आयुर्वेद ड्रग का जो है वो ट्रेनिंग ले रहा होता। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और मैंने देखा कि जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है ना, तो प्रकृति भी आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है।
अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। तो कोविड में हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल, तो हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। उससे पहले मेरी ड्यूटी थी 10 आवर्स की, 10 आवर्स का काम करता था, 10 घंटे, अच्छी सैलरी मिलती सब कुछ। तो एक्चुअली क्या हमारा बीच में ब्रेक हो रहा था, तो फिर वो कोविड के चक्कर में यहाँ पे आना, फिर दोबारा 2 शिफ्ट हमने 1 शिफ्ट में कर दिया। तो मुझे काफी टाइम मिला उस चीज के लिए कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बॉडी को वही आदत है 10 घंटे काम करने की, और आप 7 घंटे में करा दोगे तो क्या करोगे। फिर सोशल मीडिया पर सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो एक दिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो स्कूल है जोबनेर से है, और हमारे जो एमडी सर है ये भी जोबनेर से, मेरे से 4 साल सीनियर है। तो फेसबुक प्रोफाइल में हमारे ग्रुप बना हुआ है जोबनेर वाला। तो जोबनेर वाला ग्रुप में मैंने देखा कि या तो सबसे ज्यादा फॉरेन टूर्स भैया ने किए हैं या फिर मैंने किए हैं। तो एक क्यूरियोसिटी दिमाग में हो जाती है कि यार कि ऐसा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उनको मैंने पिंग किया एक दिन उसमें अपने फेसबुक मैसेजर से, तो उनका भी रिवॉर्ड का मैसेज आया। फिर उसके बाद में हमारी फोन कॉल में 2-4 बार बात हुई, उसके बाद में हमने फेस टू फेस मीटिंग की। तो इन्होंने पूरा अपना जो 3-4 मीटिंग के बाद पूरा लाइफ का जर्नी, पूरा अपना प्रोफेशनल जर्नी पूरा और सारा कुछ शेयर किया। तो मैंने देखा कि इनकी थिंकिंग वही है कि क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, आयुर्वेद के अंदर भी रिसर्च हो, और ग्लोबल कैसे ले जा सकते हैं, प्लस हम लोग कैसे बाहर ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर अपने आयुर्वेद के जो बाहर के जो एयरपोर्ट जो लोग हैं उनको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को कैसे आयुर्वेद के बारे में बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार अपन जो चीज़ सोच रहे थे, जो अपन जैसे फॉरेन टूर्स में जाते थे, दिमाग की चीज़ें चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके साथ में मिलकर हो सकती हैं। अच्छा, मैंने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस और रिसर्च का जो एक्सपीरियंस था, बस जो मैंने जो काम किया उसका सारा मैंने इनके साथ में शेयर किया। तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, एज अपन टीम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिर लेकिन मेरा क्या था, वही रिसर्च वाला दिमाग में, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इनके साथ में एसोसिएट नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने फैक्ट्री विजिट किया, जो हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, जो डेकोरम मेंटेन किया हुआ है, बता नहीं सकता मैंने ऐसी आयुर्वेद फार्मेसी कहीं भी मैंने नहीं देखी। वैसे देखी बहुत कम है, लेकिन अभी जितनी भी देखी उसमें सबसे बेस्ट था इनका जो भी प्रोसीजर था, और जो आयुर्वेद फार्मेसी थी काफ़ी अच्छी थी, प्लस इनके जो मैन्युफैक्चरिंग के या फिर जो भी जो इनका प्रोसीजर पूरा वो भी काफ़ी अच्छा था। प्लस मैंने सोचा कि एक बार मैं प्रोडक्ट यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है। तो सब मेरे एसिडिटी के प्रॉब्लम बहुत, एक्चुअली हम उदयपुर में रहे काफ़ी, तो पिन सिटी का प्रेसिडेंट था मैं। तो जूनियर्स का बर्थडे हो तो पार्टी, सीनियर्स का बर्थडे हो तो पार्टी, तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा अल्सरेशन पेट में काफ़ी हो गया था। तो और मैं हर 10 डेज पे पेंटोसिड DSR लेता ही रहता था। फिर भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये वाले स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने अपना जो वीट बार्ली ग्राम से वो स्टार्ट किया, और प्रतिज्ञा चूर्ण स्टार्ट किया। मैंने पहले भी किया था, लेकिन वो वर्क नहीं किया मेरे दूसरे से। मैंने और भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो वर्क नहीं किया। उसके बाद में मैंने आंवला जिंजर लिया, और अभी मैं यकृत जो लीवर सिरप है वो ले रहा हूँ, और आज 45 डेज हो गए, 50 डेज हो गए लगभग। मैंने पेंटोसिड DSR का एक कैप्सूल नहीं लिया, जबकि हमारी लाइफस्टाइल अभी पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरे भैया सबकी लाइफस्टाइल, हम लोग संडे को रेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग 10 to भैया तो फिर 20 घंटे काम करते हैं, 10 to 12 आवर काम कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ है, फिर भी इतना चल रहा है। प्लस मेरे फादर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए एलर्जिक राइटिस के अंदर। तो ये चीज़ें क्या आपको फेथ देके आती है, क्योंकि ठीक है मनी के लिए तो बहुत सारे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, अपन कर सकते हैं। तो वही सारा मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा फेथ डेवलप हुआ। तो मई 2021 के अंदर मैंने डॉक्टर नेचर को एज ए को फाउंडर आईआईटी मैंने ज्वाइन किया, और अभी इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और यही मेरी पूरी जो प्रोफेशनल जो अभी तक की जर्नी है, शुरू से DMS से लेकर और यहाँ तक की। क्योंकि कोविड के टाइम में क्या है कि मैंने देखा घर घर में आयुर्वेद, घर घर में ग्लो है, काढ़ा बन रहा है, तो एक आयुर्वेद में इंटरेस्ट वापस डेवलप हुआ था इस समय। तो ये मेरा प्रोफेशनल था। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग का जो पर्पज़ है, जो वो यही है कि आप लोगों को इसलिए इन्वाइट किया है कि एक इंट्रोडक्टिव मीट है, जिसमें फर्स्ट तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उन फैक्ट्स से कि क्या ऐसा हम लोगों ने किया है, या फिर जो प्रतिज्ञा ने किया है कि आज एक ग्लोबल फार्मा कंपनीज है। दूसरा लोग अभी हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताना है। प्लस इन फ्यूचर प्लानिंग्स में आप लोग हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो, ये हम लोगों को बताना है। और लास्ट ये है कि इस कंपनी के बिजनेस कॉन्सेप्ट प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट से हम लोग कैसे आयुर्वेद डॉक्टर्स का, कैसे फार्मर्स का, कैसे पेशेंट्स का, कैसे जनरल पॉपुलेशंस का हम लोग सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसी सब चीज़ों को पूरा शेयर करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करने के लिए मैं भी बुलाऊंगा मिस्टर TP तिवारी सर को, जिनका मैं बताऊं कि आयुर्वेद बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत एक सीनियर आयुर्वेद चिकित्सक हैं, श्री रामचंद्र तिवारी जी, जो 1977 से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उनके सपने को पूरा करने के लिए 13-14 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज देश दुनिया तक इस आयुर्वेद को ले जाता है। और मैं डेफिनेटली इनसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, अभी रशिया, जापान, जो भी कंट्री हो वहाँ पर जाके अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट से उनको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग लेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद जो टीम है वो भी हमारे 4-5 जने जो हैं जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेंगे और हमारे साथ में जुड़े। तो मैं बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत देना चाहूँगा मिस्टर त्रिपाठी जी का। थैंक यू। सभी आयुर्वेद के महानुभावों को, वैद्यों को मेरा प्रणाम। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। और है ना, मेरे अपने के लोगों को मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है जब मैं सब आप लोगों को देखता हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से पैदा हुआ तब से मेरे पिताजी को और मेरे दादाजी को आयुर्वेद की चिकित्सा करते हुए देखा। और कई बार ना गाँव वाले मजाक करते थे। हमारे पिताजी ना किसी का हाथ पकड़ के बोलते सुबह सुबह चने की दाल क्यों खा के आया, नब्ज पकड़ के बोलते थे कि चने की दाल क्यों खा के आया सुबह सुबह। तो मैं पूछता था बाबा आपको कैसे पता चलता है, अरे चने की दाल खा के आया सुबह सुबह, वैसे बात बढ़ता है, इसको और बात बढ़ रहा है, इसकी नब्ज बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा जो है बस बढ़ रहा है। तो एक बात इस समय बहुत बड़ा हुआ है, सुबह सुबह ये ऐसे क्यों खा के आया होगा, इसलिए मैंने पूछा। ये काम कर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं वैसे तो वैसे ही लाउड बोल रहा हूँ तो क्या हाँ मैं इसलिए माइक से रखेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरा एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूँ कि क्या किस वजह से मैं हूँ, और तभी शायद आपको रिलेट कर पाएंगे कि आप किस वजह से यहाँ पर हैं। तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है जोबनेर से। 19 जैसे बताया पंकज जी ने कि 1977 से मेरे फादर वैद्य रामचंद्र जी तिवारी, आपको ऑडिबल है, एक बार इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे फादर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में 1977 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। और महिला एक जगह है, आप लोग जानते होंगे अजमेर हाईवे पे महिला एक जगह है। तो ऐसी जगह पोस्टिंग थी वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ पे 2 कमरे थे, ठीक है, वो 3 शेड लगे हुए थे। उस समय की व्यवस्था बता रहा हूँ मैं, आज की नहीं, उस समय की व्यवस्था। 2 कमरे थे, इस पे 3 शेड लगा हुआ था और मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी और उसी साल में पैदा हुआ था। तो हमारे पिताजी, मैं, मेरे बड़े भाई वहाँ गए, मतलब मुझे तो याद नहीं है, जो बताया जाता है क्योंकि मैं तो पहले ही हुआ था। तो मेरा परिवार वहाँ जाता है और वहाँ हॉस्पिटल के नाम पे, मतलब हॉस्पिटल और सब कुछ वही थी, आसपास में कोई बस्ती नहीं थी रेजिडेंस के लिए। कोई जैसे आज फ्लैट पे आपको या फ्लैट मिल जाते हैं, जिससे मिल जाता है, सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो उसी हॉस्पिटल में रहते थे और उसी हॉस्पिटल में चिकित्सा किया करते थे। हाँ, एक टेबल थी और एक कुर्सी थी छोटी सी, और वो टेबल भी टूटी हुई थी। तो खैर मेरे फादर जो है पहले दिन जब गए तो उनकी पैंट फट गई थी। तो मेरे मतलब सारी चीज़ें मेरे फादर बताते हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद स्ट्रगल करता था। आज भगवान की दया से आयुर्वेद बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप सब लोग बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में रहते हैं। अब बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ सालों 77 से लेकर और अभी तक तो खैर जितना समय हो गया आयुर्वेद में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अब बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर सकते हैं। तो फादर ने कहा कि जो हॉस्पिटल है, जो मेरा कमरा है उसमें ये भी है, उसमें कील निकली हुई थी। तो इस वजह से बोला ये नई पैंट जो सिलाई थी बोला उसमें वो कील चुभ गई थी। एनीहाउ तो खैर वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मेरे फादर का बहुत पैशन था। एक बहुत गरीब परिवार से मेरे फादर जो है वैद्य बने। मेरे फादर के साथ 5 मित्र फादर के जाते थे। आप पहले के ज़माने में जानते हैं, उस ज़माने में ज़्यादातर लोग आसानी से वैद्य बन जाते थे। कि पंडित जी का बेटा है, उन्होंने फ़ोन कर दिया साहब कि भाई मेरा बेटे को वैद्य बनाना है, तो भेज दिया साहब दाखिला कर लो। तो वैसे दाखिला हो जाता था, एडमिशन हो जाता था और शुरू कर दिया। तो 4-5 लोग जाते थे फादर के साथ में। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, मतलब नाला पड़ता था, बारिश में पानी भर जाता था, यहाँ तक पानी आ जाता था। तो बाकी के जो दोस्त थे हमारे पिताजी के, वो बैठ के वापस आ जाते थे कि तू जाके जब तक आएगा तो आते टाइम हमको भी आवाज़ दे देना, हम भी वापस चलेंगे। तो कॉलेज भी जाते थे, रास्ते में बैठ के ताश पत्ती खेलते थे और जब पिताजी वापस आते थे आवाज़ देते थे। वो घर से जो रोटी लाते थे वो खा के वहीं बैठ जाते थे, वापस फादर के साथ चलते थे। उनको घर वालों को मालूम होता था कि ये भी वैद्य बनने वाले हैं, लेकिन कई साल तक ऐसा सिलसिला चलता रहा और वो वैद्य तो नहीं बने। आज वो हलवाई की दुकान चलाते हैं हमारे गाँव में, ठीक है, और हमारे फादर वैद्य बन गए थे। तो इस तरीके से मेरे फादर का जुनून था कि मेरे पिता ने जो है बड़ी मुश्किल से
पैसा कमा के, उस समय पैसा बहुत कम होता था लोगों के पास में। मेरे दादाजी जो है वैद्य थे वैसे, मतलब वैसे डिग्री धारक वैद्य नहीं, लेकिन वैद्य थे और दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। तो कोई उनको अनाज दे जाता था, कोई दाल दे जाता था और उसको दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो कूट पीट के दे दिया करते थे और उसको बोल दिया करते थे कि अगली बार आए तो तेरे गांव में ये होता है, जैसे ना आपा मार गए तो तोड़ के ले आना, तो ये ले आना, अपना भूमि आमला, इस तरह की चीजें बहुत सारी अपने पास रखते थे। पेशेंट को बोलते थे, एक पेशेंट से मंगाते थे, दूसरे पेशेंट को दे देते थे। इस तरीके के प्रोसेस से जो है और उन्होंने अपनी वैद्यशाला बढ़ा रखी थी। और फादर ने बहुत कुछ सीखा। फादर का था कि मेरे पिता इस तरीके से मेहनत करते हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए, जैसे मेरे फादर ने मुझे बताया उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उन्होंने खैर अपनी पढ़ाई पूरी करी, वैद्य बने और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ये था कि इस हॉस्पिटल को कैसे अच्छा कर सकते हैं। गांव वालों के सहयोग से अभी महिला हॉस्पिटल कोई अगर जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा हॉस्पिटल वो बन गया है, अच्छा अस्पताल बन गया है। पूरे गांव के सरपंच और सब लोगों से मिलकर, सब लोगों की मदद देके उस हॉस्पिटल को बड़ा अच्छा बना दिया। जैसे आप बात कर रहे थे, राजेश जी मेरे साधु साहब ही हैं, तो अभी बात कर रहे थे कि आप केरला में बड़े बड़े जैसे 1000 बेड वाले हॉस्पिटल भी है वहाँ पे। तो इसी तरीके से फादर की कोशिश थी और वहाँ पे लगभग उस जमाने में स्टार्टिंग में उन्होंने 22-23 बेड का हॉस्पिटल बना दिया था। वहाँ पे मतलब इन हाउस पेशेंट जो है वो एडमिट रहा करते थे और बहुत सारे एक्टिविटीज जो है जैसे पाइल्स का और बहुत सारे तरीके के प्रोसीजर्स भी वहाँ किया करते थे। वहाँ से शुरू करके दो कमरे के हॉस्पिटल से, और वहाँ पे मतलब 4-5 गायें भी रहा करती थी, गौशाला जैसा बना लिया था, वहीं पेशेंट्स को दूध पिलाया जाता था। इस तरीके के सिस्टम से उन्होंने बड़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक वैद्य की मेहनत की जर्नी जो है इस समय इस तरीके से करके, और हम इस सब चीज़ों को देखते देखते बड़े हुए हैं। और 7वीं 8वीं क्लास में था तब मैं च्यवनप्राश, धर्म रसायन, चित्रगणित ये सब बना लिया करता था फादर के साथ में, और अभी वो मुझे काम में आती है। तो इंटरेस्ट शुरू से आयुर्वेद में था और फॉर्चुनेटली मेरे फादर का पोस्टिंग जोगनेर एक जगह में हो गया महिला से, और फादर ने 2 ही जगह अपनी ज़्यादातर अपनी लाइफ अपनी जो है मतलब जॉब जो है 2 ही जगह कंप्लीट किया, महिला और जोगनेर, वहीं से रिटायर हो गए। और वहाँ के लोग उनको जाने नहीं देते थे कि वैद्य का ट्रांसफर होने नहीं देंगे। महिला से एक बार ट्रांसफर हो गया तो हमारे शायद सुखाड़िया जी या पता नहीं शिक्षण माथुर आई डोंट नो, लेकिन सीएम साहब थे, सीएम साहब के जो है वो आके लोगों ने सारे गांव वाले बैठ गए और 22 दिन तक गए, बोला वैद्य को वापस वहीं लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग लेंगे नहीं। तो खैर इसी तरीके से गाँव वालों से लगाव था, आज भी वो लगाव उस गाँव में आज भी जाते हैं, पुराने वृद्ध लोग आज भी आते हैं फादर के पास में। तो इस तरीके से मेरा शुरू से मतलब आयुर्वेद कितनी अच्छी चीजें कर सकता है। कोई हमारे पिताजी के कोई पैर छू रहा है और कोई पेशेंट आते थे, फादर कहीं गए हुए तो मैं बोलता था कि भी मैं देता हूँ दवाई, क्योंकि मैं तो कंपाउंडर था ही पिताजी का, कि क्या देना क्या नहीं देना, कौन से डब्बे में क्या निकाल के देना है। तो कहते थे नहीं मैं तो वैद्य से दवाई लूंगा, चाहे कल आ जाऊंगा, लेकिन वैद्य क्या मेरे को मिट्टी भी डाल के दे देना पुड़िया में बांध के तो मैं उससे ठीक हो जाता हूँ, तो वो आएंगे तो नहीं होगा। तो ये लगता है लोग कितना विश्वास करते हैं, लोग ना कितना ट्रस्ट करते हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब एक पेशेंट है लेकिन वो आपको आपके घर के मेंबर की तरह आपके ऊपर बिलीव कर रहा है। तो वो चीज़ अच्छी लगती थी कि आयुर्वेद एक इस तरीके का प्रोफेशन है जहाँ पे आप लोगों को सेवा करने की दृष्टि से देखते हैं। आज भी मैं देखता हूँ हमारे फादर के पास पेशेंट आते हैं, मैं सबके सामने बताना चाहूँगा मेरे फादर तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये की दवाएं मेरे से इस तरीके से लेते हैं जिनको वो फ्री बांटते हैं। मुझे कहते हैं कि ये तू मुझे हर महीने देगा, और उनके बाद बहुत सारे लोग आते हैं उनको वो फ्री में देते हैं, आज भी देते हैं। बहुत सारे वैद्य ऐसे होंगे, होने भी चाहिए तो करते हैं ऐसा। दो चीज के लिए मुझे, एक तो मेरे फादर गौशाला चलाते हैं, तो 2 चीज के लिए मेरे कंपनी का टर्नओवर का हर क्वार्टरली जो है 5% गौशाला के लिए धक्के से लेते हैं, कॉलर पकड़ के लेते हैं कि 5% देना ही पड़ेगा। गौशाला चला ले 400 गोमाता आज मेरे पिताजी आज रखते हैं, उनसे गो प्रेमी है वो। और दूसरा जो है इस तरीके के जो पेशेंट हैं जो दवा का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको भी वो फ्री दवाइयाँ देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, चाहे एलोवेरा देते हैं, चाहे आंवला देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत लंबे समय से समस्याएं हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है, कोई इलाज नहीं करा सकते, तो 5-5 लीटर के जरी कैन में उनको एलोवेरा देते हैं कि भैया इसको पीता है, 5 लीटर का आंवला दे दिया पीता है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है उन चीज़ों से, और वो लाभ देख देख के मजा आता है कि लोगों को चमत्कारी फायदे हो रहे हैं। खैर अब इन चीज़ों पे हम लोग आएंगे आपके सामने, तो मैं क्या बोलूँ, आप सब लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं। मैं जानता हूँ कि आपने जो पढ़ाई करी है, जो चीज़ आपका एक्सपीरियंस है, कैमरामैन साहब को मैं परेशान जरूर करूँगा क्योंकि मेरी आदत है मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, और लाइफ में भी मैं एक जगह रह नहीं सकता, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ, ये मेरा हमेशा का रहता है। मैं BSc एग्रीकल्चर मैंने करी वहाँ पे, जैसे प्रीतम जी ने बताया कि श्री कर्णेंद्र कृषि महाविद्यालय, तो ठाकुर साहब कर्णेंद्र सिंह जी ने जो है वो कॉलेज मतलब बनाई थी। उन्होंने अपनी संपत्ति को
को दान करके, बल्कि अपने घर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे और अपने घर में, अपने महल में, मतलब कि जो उनका हवेली है वहाँ पे बच्चों को रखते थे और एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला कराते थे। और मेरे दादाजी से उनका परिचय था। मेरे दादाजी कर्नल साहब के ज़माने में मतलब उनको जानते थे, तो उसी नाते हमारे परिवार का रिलेशन बना हुआ था। और ज़बरदस्ती उन्होंने कहा मेरे फादर को कि इसका एडमिशन जो है इसमें कराओ, वैसे अपने कॉलेज में कराओ। तो फादर ने कहा कि भाई वो तो MBBS की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, यही करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी कारण मैं बताऊंगा अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई बेटा यहाँ के यहाँ पढ़ेगा वैसे, और यहीं सामने कॉलेज है, और मेरे कोटे से, क्योंकि उनके एक हस्ताक्षर से कॉलेज में एडमिशन हो जाया करता था, आज भी होता है। उनके परिवार का एक सीट का एक कोटा है, तो उससे हो जाया करता था। तो मैं उनके साथ टेनिस खेलने जाया करता था कई सालों तक। मैं उनके मतलब कॉलेज में आने से पहले ही कॉलेज में वो टेनिस खेला करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा शागिर्द है, ये तो यहीं पढ़ेगा। तो जबरदस्ती उन्होंने जो है फॉर्म भर के और मेरे पिताजी को दे दिया कि ये फॉर्म भर दिया मैंने, और सुबह जो है इसको जमा करवा दो, एडमिशन हो गया इसका। तो मेरा एडमिशन वैसे ही हो गया, मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, मेरा एग्जाम बिना दिए एडमिशन हो गया था एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो पिताजी ने कहा कि वहीं पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी कॉलेज है, सामने मेरा एक दीवार कूद के जाता था, लिटरली गेट से भी नहीं जाता था, मैं कूदा तो मेरी क्लासरूम आ जाता था, इतना मेरा पास था मेरा कॉलेज। और इस तरीके से मैं एडमिशन मेरा हो गया, और मैंने एग्रीकल्चर BSc करी। और BSc एग्रीकल्चर वालों को जो है मेरे हिसाब से 50 के आसपास हमारे सब्जेक्ट चलते हैं। तो हर तरीके के सब्जेक्ट में आपको ट्रैक्टर चलाने से लेके, आपको दूध निकालने से लेके, आपको खेत में कैरी खोदने से लेके, सारे सब्जेक्ट स्टैटिक से लेके केमिस्ट्री, बॉटनी, सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें। और खेत खलियान बहुत है। आपको जोगनेर वैसे कृषि महाविद्यालय में औषधीय पौधे भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, और औषधीय पौधों में बहुत रिसर्च भी हो रहा है। आज एलोवेरा के मामले में तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिसर्च वर्क हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और साथ में धीरे धीरे फिर मेरा MSc कंप्लीट हो गया। लेकिन एक हमेशा लाइफ में था कि कुछ बेटर करना है, कहीं और जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो करना है। ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है। और आप सब लोगों के सामने बोलते अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ शब्द मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा जो मुझे माफ करिएगा। लेकिन मैं एक मेरे पिताजी के साथ में कहीं गया था, और एक एलोपैथी के चिकित्सक हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक पेशेंट को लेके गए थे मेरे पिताजी, और मैं भी जिद कर रहा था कि मैं भी साथ में जाऊं। जनरली होता है, आप भी कहीं बाहर जा रहे होते हैं, आप भी शायद यहाँ आए होंगे, तो कोई बच्चे आपके छोटे पीछे पड़ गए होंगे कि मैं भी चलना, तो मैं भी ऐसे पीछे पड़ जाता था। क्योंकि जयपुर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जयपुर मतलब साल 2 साल में कभी जयपुर हम लोग आया करते थे जो जोगनेर से। तो जयपुर मतलब मेरा स्विट्जरलैंड के बराबर ट्रिप हुआ करता था कि हाँ जयपुर जाना है, बहुत दूर है, और इस तरीके से। तो मैं पीछे पड़ गया, और एक फादर एक पेशेंट को लेके आए थे। कभी होता ही है, आप भी एज ए डॉक्टर किसी से कंसल्ट करते हैं, आपसे सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पैथी के हो, लेकिन कभी आपको कुछ लगता है तो आप कंसल्ट कर लेते हैं, है ना, एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कि ये डायरेक्शन में हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये टिपिकल थोड़ा सा ऐसा डिजीज है, तो व्हाई नॉट आई शुड कंसल्ट। ऐसे मेरे फादर क्योंकि नए नए वैद्य थे, और उनकी इच्छा हुई कि मैं किसी से कंसल्ट कर लूँ। तो एक एलोपैथी के बड़े दिग्गज डॉक्टर हैं जयपुर के, अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनके पास अपॉइंटमेंट लेके आया, मैं भी बैठा था, और पेशेंट भी बैठे थे। पेशेंट के फादर ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, और मैं इसको चिकित्सा दे रहा हूँ, मेरे पेशेंट है, इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर देंगे तो एक बार मुझे प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसा प्रॉपर डायग्नोज का ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं जोगनेर कस्बे में रहता हूँ, छोटी सी जगह, तो अगर आप डायग्नोज आप करवा दें तो फिर कुछ ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है नहीं कर लूँ, या हो सकता है मैं आपसे मदद लूँ। बस इतना बोलना था। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से, वो पता नहीं ऑलरेडी उनका कुछ फ्रस्ट्रेशन था या किस तरीके से उन्होंने झटका, मतलब एक तरीके से ना पूरा एकदम से डांट दिया, और बोले यार सॉरी, मैं फिर से माफी चाहूंगा। उन्होंने बोले तुम लोग क्या हो, बोला तुम अनपढ़ लोग, बोला तुम लोगों को क्या आता है, तू इस पेशेंट को लेके आ गया, तेरे को मालूम नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, तेरे को जब मालूम नहीं तो क्या ट्रीट करेगा इसको। पहले तो ये बता कि आदमी की जेब में कितने पैसे हैं, ये लेके आएंगे नहीं, पहले तो इसको डायग्नोज कराना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ टेस्ट देखता हूँ, वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ना तो तेरे पास इतने पैसे, ना तेरे पेशेंट के पास इतने पैसे हैं, तुम टाइम खराब मत किया करो, और तुम्हारी दवाइयों से कुछ होना जाना नहीं है, तुम इन पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश मत किया करो। तो फादर भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं, तो फादर ने कहा ठीक है साहब, जो हुक्म, मैं जाता हूँ। बड़े उनके दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन पेशेंट को लेके आ गए, और मेरे फादर ने कहा इस पेशेंट को ठीक करूंगा तो मैं करूंगा। और पेशेंट को ठीक किया साहब। आज वो पेशेंट हमारे जोगनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के पास में जो है रहते हैं, और आज विद्यमान है। उस जमाने के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, ब्लॉकेजेस कुछ थे, 2 सारे और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज की तारीख में 100% स्वस्थ है, सुबह घूमने जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग से दिल में
चिकित्सक को किसी और पैथी के चिकित्सक से छोटा महसूस कराने के लोग सोचते क्यों हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा जो कि भगवान ने, ईश्वर ने खुद बनाई है, धनवंतरी भगवान को हमने भगवान मानते हैं, भगवान है कि नहीं? जो भगवान ने जिस पैथी को बनाया है, जिस पैथी का वेदों में वर्णन है, बल्कि 5वां वेद भी माना गया है जिसको, उस वेद को पढ़ने वाले लोग, जिस शास्त्र को जानने वाले लोग, जिनको नमन करना चाहिए, जिनके पैर छूने चाहिए, उसको आप इस तरीके से बात करते हो। ये क्यों हो रहा है? ये एलोपैथी तो पहले नहीं थी साहब, कहीं दुनिया में नहीं थी, अस्तित्व में नहीं थी। और जो पैथी थोड़े सालों से अस्तित्व में आई, वो पैथी अपने आप को ये समझती है कि हम बहुत धुरंधर हैं। अरे भाई, यहाँ तो हाथ पकड़ के बता देते कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ बताते थे, पता नहीं कितना सत्य है कि पहले राजपूत ग्रामों में जो है महिलाओं को सीधा जो है वैसी देखने नहीं जाते थे, तो धागा बांध के बाहर से पकड़ लेते थे घर से। अब कितना सत्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताते थे क्या समस्या है। तो ऐसी दुनिया में डायग्नोसिस की मशीन नहीं बनी है। आप हमारे सीटी स्कैन एंडोस्कोपी कराने के बाद भी पता नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। दवाई पेशेंट खाता रहता है, पेशेंट ठीक नहीं होता, दवाई खाता रहता है, पेशेंट ठीक नहीं होता। अरे भाई, किस बात की दवा खिला रहे हो, पेशेंट को तो असर नहीं पड़ रहा है। अरे तो ये सब चीजें दिमाग में हर इंसान को, मतलब कोई भी बच्चा अगर आईवीएफ के घर में पैदा हो और उसके परिवार में ऐसी चीजें होती है, तो ये सब चीजें रहती है। मेरे पिताजी से बहुत लगाव है और मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। इसका मेरा एटीट्यूड तो हमेशा रहा है। मेरे पिताजी को कोई कुछ बोल दे तो मेरे मतलब घर कट जाती चीजें, और वो घर जब से करी हुई, आज भी करी हुई है, उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं 20 घंटे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ और करना चाहिए। तो मैं निकला जोबनेर से, सौभाग्य था मेरा, मैंने एक फॉर्म भर दिया और वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, NIPHM, जहाँ पे प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था क्योंकि प्लांट से मेरी रुचि थी। वो मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। पिताजी ने अपोज किया, माताजी ने अपोज किया कि हैदराबाद नहीं जाना। जैसे मैंने बताया, मैं जयपुर भी कभी कभार आया करता था, हैदराबाद तो बहुत दूर की बात थी। और हैदराबाद के लिए मैं ट्रेन में टिकट लेके और चले गया, और वहां से जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई। मैंने बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए एक्सपोजर बहुत बड़ा था, मेरी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा जर्नी मैंने किया नहीं था। और डॉक्टर वीरभद्र राव, जो कि इंडिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट हेल्थ की बात करें तो उनसे बेटर साइंटिस्ट नहीं है। हमारे MSc में बहुत सारे रिसर्च वर्क हम उनकी कोट किया करते थे, उन्होंने जो रिसर्च कर रखी है बहुत सारी चीजें वो हम पढ़ा करते थे। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे गार्जियन सब कुछ बाद में ऐसे रिलेशन बन गए कि वो हो गए। और अब हम बात करते हैं कि प्लांट हेल्थ का छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। अभी ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं कि प्लांट हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं जब राजेश जी बोल रहे थे तो मैं कोरिलेट कर रहा था कि एक पौधा है जिसको आपने हाईवे के पास में लगा रखा है, उसको आप खा रहे हो, राइट? तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी हेल्थ कैसी होगी प्लांट की? जब प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ कैसी होगी? क्योंकि अल्टीमेटली इंसान की जो हेल्थ है वो सब कुछ नेचर पे डिपेंडेंट है, प्रकृति पे डिपेंडेंट है। आज हमारी बॉडी का एक एक सेल, एक एक कोशिका नेचर के बिना कुछ भी नहीं है। तो नेचर को अगर हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से किस प्लांट को ग्रो करना है। आज हम लोग पढ़ते हैं, कोई अभी एग्जांपल कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा कि साहब फला कंपनी का करेला जूस आता है, वो तो इतने रुपए का है, आपका इतने रुपए का, करेला ही तो है। अच्छा भैया, अब करेला कितने प्रकार का आता है? पहले तो उस इंसान को ये मालूम नहीं है कि करेला कितने प्रकार का आता है और कौन से जलवायु में करेला उगाने से किस तरह के इफेक्ट होते हैं। अब करेला का मैं एग्जांपल देने से पहले आप हल्दी का समझ लीजिए। प्रीतम जी ने ऑलरेडी बताया, मैं बार बार इसके बारे में बात करता हूँ कि लैकाडॉन एक ऐसा एरिया है, लैकाडॉन एक गांव है, जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेघालय में, जहाँ की हल्दी विश्व प्रसिद्ध है। ये बात मुझे किसने बताई? मेरे जापान के डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि तिवारी जी आई नीड लैकाडॉन टर्मरिक। आई सेड व्हाट? उसने कहा लैकाडॉन। तो लैकाडॉन क्या है? ये कौन सी वैरायटी? क्योंकि स्पीसीज का नाम नहीं है, ये किसी प्रजाति का नाम नहीं अलग से, ये तो जगह के नाम की वजह से वो लैकाडॉन टर्मरिक बोला जा रहा है। तो खैर मैंने बाद में जब गूगल किया, वहीं जापान बैठ के, तो पता चला कि मेघालय में गांव है लैकाडॉन, और वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ की मृदा, वहाँ की मिट्टी की ऐसी खासियत है कि वहाँ से जो भी हल्दी लगाई जाती है, कुर्कुमिन का परसेंटेज हल्दी में बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 12 से लेकर 15% तक, जो कि रेयर है पूरे वर्ल्ड में। 15% कुर्कुमिन, आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर हल्दी जो हम खा रहे हैं, और मैं तो आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की जो टॉप ब्रांड है, जिनके लिए आप कहते हैं यार मैं तो ये मसाले खाता हूँ भैया, मेरे पास पैसा है इसलिए अफोर्ड करता हूँ, इसलिए मैं ये मसाले खाता हूँ, ये ब्रांड खाता हूँ। भाई साहब उस ब्रांड में जीरो, आप तो 2% बोल रहे थे प्रीतम जी, 0.5% कुर्कुमिन है, 0.5% कुर्कुमिन। अब वो हल्दी खा तो रहे हैं, अब वो हल्दी को खाने के हम बोल रहे हैं कि हल्दी की औषधीय महत्व है।
अब हल्दी एंटी कैंसरस है, हम सब लोग मानते हैं, जिनको आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है वो भी मानते हैं इस बात को। तो हल्दी, क्योंकि हमने सुना है कि हल्दी कैंसर रोकती है, हल्दी अल्जाइमर के लिए अच्छी है, हल्दी डायबिटीज वालों के लिए अच्छी है, इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज है, इम्यून सिस्टम जिनका कम है, वीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इवन हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, आर्थराइटिस में फायदा करती है, बला 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 बला, बहुत सारे फायदे हैं। मतलब आप 4 पेज की किताब लिख सकते हैं मेरे हिसाब से हल्दी के गुणों के बारे में। हल्दी सबसे ज्यादा किस देश में खाई जाती है? भारत में खाई जाती है। मैंने तो सुना कि बच्चा जब पैदा होता है अम्बिलिकल कोर्ड जब काटते हैं तो उसके ऊपर भी हल्दी लगा देते हैं गाँव में कि सेप्टिक ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो सबसे ज्यादा हल्दी हम खाते हैं। अच्छा, कैंसर सबसे ज्यादा कौन से देश में? तो क्या ये हल्दी काम नहीं कर रही? या हमारे ऋषि मुनियों ने जो हल्दी के गुण लिखे हैं वो झूठे लिखे हैं, वो किताब लिखने के किसी ने पैसे दिए हो उनको? वाकपट जी को किसी ने पैसे दिए हो कि वाकपट जी आप ऐसे लिख दो? सुश्रुत जी को किसी ने पैसे दे दिए हो? ऐसा तो नहीं था ना। उन्होंने किसी को रॉयल्टी मिलती किताब लिखने की, ना किसी चीज के लिए। मेरे को एक बात समझ में आई कि इन ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ लिखा है सत्य लिखा है, क्योंकि इनको ये सब करने के, लिखने के, बताने के किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे ही साथ में है, यानी कि हल्दी में प्रॉब्लम नहीं है, हल्दी के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है। सिंस मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में जानता हूँ, प्लांट की हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि हम लोग जो हल्दी खा रहे हैं, या टमाटर खा रहे हैं, या गोभी खा रहे हैं, या हींग खा रहे हैं, या मेथी खा रहे हैं, या जीरा खा रहे हैं, हम लोग सौंफ खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग घरेलू, हमारे किचन को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, लेकिन वो मेडिसिन नहीं, अभी जहर है। आप अपने बच्चों को हल्दी खिलाते हैं, रोज मसाले में डालते हैं, उस हल्दी में हो क्या रहा है कि हल्दी का नेचुरल प्रोसेस में एज ए एग्रीकल्चरिस्ट जो मैंने पढ़ा है वो ये, हल्दी को मैच्योरिटी की एज, परिपक्व अवस्था 2 साल की होती है, 2 ईयर। 2 साल में कुर्कुमिन कंटेंट ऑप्टिमम बनने लगते हैं। अब हमने हल्दी को निकाल दिया 6 महीने के अंदर, जमीन से 6 महीने में निकाल दिया, सुखा दिया, प्रोसेसिंग कर दिया, सेल कर दिया। अभी क्या हुआ? इमेच्योर है, इमेच्योर बेबी पैदा होता है तो क्या होता है? लाइफ लॉन्ग हेल्थ के इश्यूज रहते हैं। आप कच्चा टमाटर खाएं आयुर्वेद के हिसाब से और पका हुआ टमाटर खाएं कुछ अलग है, आम खाएं और कैरी खाएं अलग है। तो ये हल्दी ऐसा हो गया जैसे कैरी और आम, क्योंकि वो तो मेच्योर हुआ ही नहीं, प्रॉपर्टीज तो आई नहीं। तो आप कच्ची हल्दी खा रहे हैं जो कि इमेच्योर है, इसमें मेडिसिनल वैल्यू डेवलप नहीं हुई, तो अल्टीमेटली आप इस चीज को भूल जाइए, गलत फहमी छोड़ दीजिए कि आपको कैंसर ठीक हो सकता है या कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। आपको कैंसर बल्कि ज्यादा हो सकता है, बिकॉज हर 6 महीने के अंदर उसको निकाला जा रहा है, तो जमीन में ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की जरूरत पड़ रही है, और जमीन जहर हो चुकी है। उस जमीन में पैदा की हुई हल्दी या पैदा की हुई मेथी या सौंफ या जीरा, ये आपको कैंसर कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में हमारे स्पाइसेस को, मेडिसिन प्लांट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं जाता हूँ कई जगह पे अप्रूवल के लिए, तो बताते हैं कि आप हमारे कंट्री में आपकी मेथी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, नॉट अलाउड, सॉरी आपके लहसुन को नॉट अलाउड। अरे भैया, लहसुन पैदा करने वाले हम, मेथी के बारे में सारी दुनिया को बताने वाले हम, और हमारे देश की मेथी को बैन कर दिया तुमने। क्यों कर दिया? बिकॉज हमको ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी इसमें क्या क्या, इसका कंपोजिशन क्या है, कितने हैवी मेटल्स है, कितने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, और जिसके लिए इसको परचेज किया जा रहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो कितना है। तो हम कहते हैं साहब हमारे तो 0.5% है, वो कहते घर लेके जाओ तुम ही खाओ उसको। हमको चाहिए 8% वाला, हमको चाहिए 12% वाला। हमको करेला की बात करें, करेला में मॉर्बिडिटी कितना है साहब, अश्वगंधा में विदारिन कितना है, तो हम कहते हैं साहब पता नहीं है, तो कहते जाओ अपने घर आप ही खाओ। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम की वजह से हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, चाहे हमारे जो भी प्लांट हम लोग खा रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट, बिकॉज वैसे तो सारे प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आप जो भी खाते हैं लाइफ के अंदर, टमाटर भी मेडिसिनल प्लांट है, हर चीज की मेडिसिन वैल्यू है, हर चीज का न्यूट्रिशन वैल्यू है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में, जब मैं अपने रिसर्च वर्क के टाइम में मैंने जाना, डॉक्टर राव ने बताया कि इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे फूड की वैल्यू खत्म होती जा रही है और इसी वजह से डिजीज बढ़ती जा रही है। तो खैर तब समझ में आया कि यार हम वाकई इस फील्ड में करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारे तरह तरह की फसलें हैं, पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर से कन्याकुमारी तरह तरह की हम लोग चीजें खाते हैं। आज हमारा चावल भी वो नहीं है जैसे हम लोग खा रहे थे। दूसरा, हमारी सॉइल की
फर्टिलिटी, हमारी मृदा की, हमारी जमीन की जो क्षमता है वो भी 40% डिक्रीज हो गई है। 100 मतलब अभी जो आपने अगर डीएनए कार्यक्रम आता है जी न्यूज़ पे, वो भी सुना होगा, तो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो काफ़ी शेयर भी किया गया कि हमारी जो सॉइल है लास्ट 60 सालों के अंदर ही, हमारे सिर्फ लास्ट 16 ईयर में हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई है, न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। यानी कि आज जो हम दालें खा रहे हैं उसमें अमीनो एसिड कंटेंट बहुत कम है, यानी कि प्रोटीन आपको कम मिल रहा है। सब्जियां खा रहे हैं तो विटामिन नहीं मिल रहा, टमाटर से लाइकोपिन गायब हो गया, तो टमाटर खा के ले रहे हैं, लाइकोपिन ही नहीं है तो मेडिसिन वैल्यू, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी डिप्लीट हो गई है सॉइल से। तो हमको करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा देश है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे पास तरह तरह की जलवायु है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास समुद्र भी है, हमारे पास रेगिस्तान भी है, हमारे पास हर तरीके की सॉइल है, तो हम बहुत सारी चीजें कल्टीवेट कर सकते हैं। और हमारा देश खेती वाला देश है, जहाँ आज भी 65 से 70% जनसंख्या, जब हम लोग यहाँ एक 4 स्टार होटल में बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी गाँव में बैठे हैं और उनका रोजगार का साधन उनका खेत है। अब आप क्या कर रहे हो कि रोजगार के साधन को खत्म कर रहे हो, खेती के अंदर उपज कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, और हम उसको समृद्ध करने के बजाय हम 3rd ग्रेड की टीचर का हम लोग पोस्ट निकालते हैं उनको नौकरी कराने के लिए, और लाखों लोग जो है, पता कितने लाख लोग जो है आज लोगों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि एक और चीज जापान से सीखने को मिलती है कि किसी भी नौकरी को 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 4th ग्रेड नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे देश में लागू होता है, बहुत सारे देशों में नहीं है कि साहब कौन सा टीचर हो, बोला 3rd ग्रेड। अरे भाई ये कौन सा 3rd ग्रेड, टीचर है भैया, अध्यापक है, कौन सी ग्रेड है भाई। तो बहुत सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं, हमारी संस्कृति को किस तरीके से हमने अंग्रेजों से उन्होंने हमारे को 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड बना के छोड़ दिया। अल्टीमेटली मेरा मोटिव ये था, और उसी के बाद में मैं जॉब में लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट का ICR इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपने सुना होगा, तो वहाँ में कृषि अनुसंधान में था। तभी भी उधेड़-बुन यही सब चल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत सारी चीजें मैं सीखने लगा। मैंने MCA का कोर्स कर लिया, एग्रीकल्चर वालों को कोई लेना देना नहीं होता वैसे MCA से, लेकिन चूंकि हैदराबाद में था तो IT सीखी थी, मुझे लगा कि लोगों के साथ में सब लोग IT वाले, मैं भी IT सीखूं। मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दिया, जॉब के साथ साथ में मेरा जो कॉल सेंटर का ट्रेनर था बोलता, भैया यार तू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, तो MSc करा हुआ बंदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, इधर ही कॉल सेंटर में क्या करने आता? मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। तो शाम में 8 बजे से लेकर रात में 4 बजे तक मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था डेल में, और दिन में मैं अपना सरकारी नौकरी कर रहा था। एनी हाउ सब कुछ चीजें करते करते मुझे एक बंदा मिला, जैसे मैंने आज ये बैच लगा रखा है, मेरे घर में हैदराबाद में छोटा सा मैंने फ्लैट लिया था, तो एक इलेक्ट्रीशियन फिटिंग करने आया था, तो उसके यहाँ बैच लगा हुआ था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वजन कम करें मुझसे पूछे कैसे। मैंने कहा यार इलेक्ट्रीशियन है, ये वजन कम भी करा रहा है, क्या कर रहा है, तो मैंने पूछ लिया, जनरली क्यूरियोसिटी की बस आप पूछ ही लेते हैं। तो मैंने कहा भाई आबिद भाई ये क्या लगा रखा है आपने? उसने कहा सर हम लोगों का वजन कम करते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने कहा यार बिजली का शॉक लगाता है क्या भाई, वजन तो कैसे कम करेगा? मैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरे पिताजी मुझे मालूम है कि भैया वृक्ष आंवला खाने से फायदा हो सकता है, तो गूगल खा ले, तो त्रिफला खा ले, मेदोहर गूगल खा ले, तो तेरा ये, लेकिन तू क्या कहलाता है? कि सर हमारे एक कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका से हमारे प्रोडक्ट आते हैं, डब्बे आते हैं, वो मतलब जितना जानता था क्योंकि ही वाज नॉट एक्सपर्ट। तो एक हमारी मैडम आई है जापान से, और वो मैडम जो है हमको सिखाती है और हम लोगों को बताते हैं, लोगों का वजन कम होता है, कंपनी हमको पैसे देती है। मैं कहा इंटरेस्टिंग, तो मैं कहा मेरे को बताओ कैसे पैसे देती है कंपनी? मैं कहा सर मुझे मालूम नहीं है, मैडम बताएगी। तो मैं मैडम कब बताएगी? बोला मैडम का प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बुलाता हूँ। तो मैडम का प्रोग्राम हुआ, जैसे आज हमने डब्बे हमारे बोतल सजा रखी है, वैसे मैडम भी अपनी बोतल डब्बे सजा के ऐसा अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, और वो बता रही थी कुछ चीज़ें जो बता रही थी मुझे, जो हमेशा याद रहती है, उनकी कुछ चीज़ों की वजह से आज मैं इधर हूँ। उन्होंने बताया कि मैं ओबीस थी, आई वॉज फैट, अस्थमेटिक थी, क्योंकि जनरली जिनका वेट ज़्यादा होता है अस्थमा भी उनको हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ओबीस थी जापान में, और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। एंड वन जेंटलमैन मेट मी, कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर मार्क ह्यूज, मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी कॉल्ड हर्बलाइफ इंटरनेशनल, US बेस्ड कंपनी है, और अभी तो खैर बहुत बड़ा सेटअप है उन कंपनी का। तो खैर वो कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर मार्क ह्यूज, 18 साल की उम्र में उस आदमी ने ये बिजनेस शुरू किया। क्यों किया? कि उसकी माँ मार्क ह्यूज की मर गई थी वजन कम करने के चक्कर में। वो कुछ फैट बर्निंग पिल्स खा रही थी, उनकी ओवरडोज होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंड दिस जेंटलमैन मिस्टर मार्क ह्यूज, उन्होंने सोचा कि यार मेरी माँ जैसे वजन कम करने के चक्कर में
मर तक गई तो वजन कम करना एक कितना बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें कुछ काम किया जाए तो शायद उसको बेचारे को भारत के बारे में नहीं मालूम था, तो वो चाइना चले गया और चाइना की कुछ जड़ी बूटियां जैसे ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट और बहुत सारी चीजें, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह कुछ मिला के उसने सोया प्रोटीन के साथ में और कुछ शेक्स बना दिए और वो डब्बे बेचने लगा गली गली कैलिफोर्निया न्यू जर्सी के रोड पे खड़े होके, है ना, वजन कम कर लो वजन कम कर लो, मतलब ऐसा ही बैच लगा लगा के घूमता था। मोटे आदमी आते थे वहाँ खड़ा हो जाता था, प्लीज इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता था, लोग पूछते थे वो डब्बा दे देता था, ऐसा उन्होंने बताया मुझे मैडम ने। और तो फिर वीडियोस हैं सारी चीजें, तो खैर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं ये वेट कर रहा था कि ये पैसे कैसे कमाती है, ये डब्बे वगैरह सब चीजें सीख की है। लेकिन मेरे को जैसे डब्बा पड़ा था तो मैंने, वो मैडम जब बता रही थी कि दिस वर्क्स फॉर वेट लॉस, तो उसमें लिखा हुआ था सोया प्रोटीन, सोया पाउडर, फिर लिखा हुआ था कॉर्न स्टार्च, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, वनीला। मैं समझ नहीं आ रहा था ये वजन कैसे कम करते हैं। आपको भी अभी तक मतलब ये सोया प्रोटीन, फ्रुक्टोज, कॉर्न स्टार्च, ये सब कोई कॉर्न तो भाई मक्का से बनता है, ये तो दलिया वाले जिनका वजन कम है, थोड़ा अपना हष्ट होना चाहते हैं, वो दलिया खाते हैं, एनर्जी मिलती है। तो मैडम आई कुडंट गेट यू, क्या ये मतलब कैसे वजन वगैरह कम करते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं है। तो मैडम बड़ी इंटेलिजेंट थी, उन्होंने कहा कि मिस्टर तिवारी आई टॉक टू यू आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, इट सीम्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट लेट अस डिस्कस आफ्टर दिस मीटिंग। उनको लगा कि हमारा जो मीटिंग है पूरा वो खराब कर देगा ये आदमी, तो तू चुप बैठ जा और बाद में बात करते हैं। तो आई एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, जब मैडम जा रही थी तब मेरे को उस चीज ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो जो गाड़ी आज तक मेरा मैंने बैठ के देखा नहीं है, रॉल्स रॉयल गाड़ी। तो मैंने बाद में मिस्टर साजी मेरे मित्र बने, तो उनसे मैंने वहाँ खड़े थे, मैंने पूछा कि सर ये कौन सी गाड़ी है, मतलब रॉल्स रॉयल है और इसमें बोला टॉप मॉडल है 5.5 करोड़ का। मैंने कहा ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली यार किसी भी इंसान को वो बंदा सोचेगा तो मतलब ऐसी गाड़ी खरीद ली और इसे डब्बे बेच ली है, डब्बे बेच के अगर ऐसे पैसे आते हैं तो कैसे आते हैं समझना, तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई। रात भर नींद नहीं है, सुबह आबिद भाई को बोला कि आबिद भैया लेके चलो मैडम के घर, अगर वो मिल सकती है तो। नहीं पता सबसे मिलती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चले गए और जब मैंने देखा तो हैदराबाद अगर कोई गए हैं तो जुबली से एक जगह है और जुबली इसमें चिरंजीवी साहब का घर है और चिरंजीवी साहब के नेक्स्ट जो बंगलो है, बंगलो नहीं बल्कि बड़ा सा एस्टेट ऐसा लगता है कोई फार्म हाउस है, मतलब एक बहुत बिजी रोड पे, एमआई रोड के ऊपर हमारे जयपुर में अगर कोई फार्म हाउस जैसी जगह होता है आप क्या समझेंगे, एक एक गज की बहुत वैल्यू है वहाँ पे, राइट। तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसमें एंटर हुए तो उसमें देखा कि वैसी गाड़ियाँ 15-16 खड़ी थी। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग रहते होंगे इसमें, 15-16 गाड़ियाँ खड़ी तो इसकी एक होंगी नहीं। लेकिन वो जब गया तो मैडम अकेली थी, उन्होंने कहा कि हम हाउस वाइफ, मेरे हस्बैंड जापान में रहते हैं और मैं और मेरा बेटा मारियो, हम लोग इंडिया आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग हर्बल लाइफ को प्रमोट करने आए। आई वाज वर्किंग इन जापान फॉर हर्बल लाइफ एंड ये इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं कंपनी की इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं कहीं भी प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है। चलो अच्छी बात है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, कैसे आपके साथ जुड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मिस्टर तिवारी आप 4-5 हमारे इवेंट अटेंड करिए, मेरा प्रोडक्ट यूज करिए। ये प्रोडक्ट जो है ये मैजिकल है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट को पहले यूज करना पड़ेगा। आप ये डब्बा एक ले जाइए, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप पैसे दीजिए, डब्बा लीजिए, यूज करिए, अच्छा लगे तो अगले हफ्ते आइए, राइट। तो उन्होंने कहा कि आपको यही प्रोडक्ट वेट गेन करने में मदद करेगा, है ना। मेरे कुछ फोटोग्राफ्स पुराने देखेंगे तो वाकई मेरा वेट बहुत कम था उस समय। तो खैर उन्होंने कहा कि ये डब्बा आप खाना खाने के बाद इस पाउडर को दूध में मिला के पीना तो आपका वेट बढ़ेगा। यानी आपको मुझे थोड़े दिन ठीक लगा, एनर्जी भी मिली, सब चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन तो कुछ तो फर्क पड़ता है। खैर शॉर्ट में करता हूँ मेरा जर्नी, फटाफट से मैं वहाँ इनके साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कुछ मीटिंग, जैसे ऐसी मीटिंग हो रही है वैसे मीटिंग, बड़े मीटिंग मैडम तैयार करती थी, लोग आते थे, लोगों का वजन कम हो रहा है, कुछ लोग स्टेज पे आके कहते थे कि मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, फला बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैं भी धीरे धीरे सीख गया। तो मैं क्या करता था, ऑफिस जाता था तो अपने बैग में टिफिन के साथ में कुछ पर्चे रख लेता था, उस पर लिखा रहता था वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, घर से काम करें, मुझसे पैसे पूछे कैसे, एंड अर्न पैसिव इनकम। तो बहुत सारे लोग कॉल करते थे, मैडम ने हमको बता रखा था क्या बोलना है, हम बताते थे, मीटिंग में बुलाते थे, लोग ज्वाइन होते थे। एक डॉक्टर धनराज रेड्डी है जो रेड्डीज लैब के मतलब दामाद हैं, मैं उनको दामाद साहब बोला करता था। रेड्डीज लैब के दामाद होने का मतलब आप समझ सकते हो। तो वो मेरी डाउनलाइन में जो है डॉक्टर धनराज रेड्डी, वो जुड़े। लाइफस्टाइल बिल्डिंग में मैं कुछ शर्ट लेने गया था तो वहाँ होती कि मैंने उनको बच्चा पकड़ा दिया, वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ। अब भैया रेड्डीज लैब का दामाद है, उसके पास जो है ₹2 करोड़ की संपत्ति है, उसको मैं कह रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो उन्होंने कहा जेंटलमैन व्हाट यू वांट विद मी। मैंने कहा सर आई वांट टू हेल्प यू टू अर्न मनी। आप समझ के देखिए, जो बंदा 40,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, जिसके पास खुद के पास मोटरसाइकिल भी है, अभी थोड़ी दिन पहले खरीदी है,
और वो रेड्डीज लैब के मालिक को कह रहा है कि आई कैन हेल्प यू टू अर्न मनी। अब मुझे नहीं मालूम ना सामने वाला बंदा कौन है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। तो खैर ही सेड इंटरेस्टिंग एंड आई कॉल यू एंड ही कॉल्ड मी एंड मैंने उनको इनवाइट किया मैडम के सामने। और मैडम माया जो मिसेस उन्होंने माया इंडिया माया के बाद रख लिया था माया आउकी, तो आउकी मैडम के सामने जो सामने आ गया तो समझो वो रेड्डीज लैब हो चाहे कोई सी लैब हो, ही ज्वाइन एंड हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तिवारी जी नेक्स्ट इवेंट था लॉस वेगस में। मैंने कहा तिवारी जी आई वुड लव टू गो लॉस वेगस, मेरी इच्छा है, मेरा तो यूएस जाने का हमेशा इच्छा रहती है, जहाँ भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ, तो क्या करना है। तो खैर हमने बताया इस तरीके से बिजनेस करना है, ऐसे प्रोडक्ट लोगों को देना है। और वो गए तो ऑब्वियसली मैं उनका अप्लाई करूँ, मैं तो जाता ही था। तो मैं गया और बहुत सारे 11 महीने के अंतराल में मैं ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ पे भी करण जी ने बताया, करण जी से मुलाकात हुई और एक जर्नी बढ़ने लगी, एक दूसरे को जानने लगे। और हैदराबाद के लिए मैं नया था, बहुत नया नया गया था और तेलुगु नहीं जानता था, फिर भी वहाँ के लोगों से का एक्सेप्टेंस मिला, लोग जुड़े और 17 लाख के करीब मेरा पहले 11 महीने के अंदर मेरा इनकम चेक आया था। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मैंने देखा है कि लाइफ में 17 लाख अच्छा होता है। और टच वुड मेरे को आज भी नहीं मालूम कि एक्चुअली में किस तरीके से वो इनकम बनी, पर मैं सुबह से शाम यही करता था, ऑफिस जाता था, वो पर्चे जो वर्क फ्रॉम होम वाले वो अपने बैग में रख के लेके जाता था। जैसे ऑफिस में देखता था 6 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, बाहर निकला या फिर वेट करता था जो मेरी प्रिंसिपल साइंटिस्ट थी डॉक्टर इंदिरा की, इंदिरा साहब मैडम जो है कब निकलेंगी। जैसे वो चैम्बर से आउट हम आउट, तुरंत निकले बाहर, बस में बैठे, बस में बैठते ही बल्कि बैठता नहीं था, पूरी बस में एक राउंड लगाता था, ये पर्चा वर्क फ्रॉम होम पूरा राउंड लगा के आगे और पीछे से पूरे सब लोगों को वो पर्चा दे दिया करता था। कई लोगों की कॉल आते थे, कई लोग मुझे पहचानने लगे थे कि सर मैंने कल लिया था वो रोज का काम था। हमारे NRCS जो नेशनल रिसर्च सेंटर एक और था मेरे ऑफिस के पास में, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के बहुत सारे लोग बैठा करते थे। तो वो कहते थे आप भी यहाँ जॉब करते हैं ना, तो फिर मैं नहीं, मेरे मित्र है एक्चुअली उसके लिए पर्चे बांट रहा होगा, क्योंकि वो बोलते थे तू भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, ये पर्चे किसके बांट रहा है। तो मैं बोलता था नहीं ये मेरा दोस्त है एक्चुअल में और उसके लिए मैं बांट रहा हूँ, ये मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो खैर इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे जब वो 17 लाख 18 लाख 20 लाख की इनकम देखने शुरू हुई तो समझ में आया कि दिस इज समथिंग सीरियस। और मुझे जब पहला इतना बड़ा चेक आया, उससे पहले तो मैंने 148 रुपये का चेक आया था, फिर 11,000 का चेक आया था, फिर कुछ 55,000 का चेक आया था। तब तक वो 55,000 तक इतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन वो जब चेक आया तो मुझे मालूम ही नहीं था कि इस महीने मेरा इतना बड़ा चेक बनेगा। मैडम ने बुलाया कि तिवारी जी वी हैव कॉल्ड वन स्मॉल पार्टी, और पार्टी में हम और भी लोगों को इन्वाइट करें, आप भी आना। तो मैं शाम में रेडी होकर गया और उस जमाने में क्या होता था कि चेक से पेमेंट आता था, और मैंने मेरा जो एड्रेस है वो मैडम का घर का ही दिया हुआ था। मेरे रिलेशन ऐसे बन गए थे, मैं कहा मैडम मैं ऑफिस में रहता हूँ, कभी कुछ आ गया कंपनी से चेक आया, कोई लेटर आया, कुछ आया, तो उनका नो प्रॉब्लम यू कैन रजिस्टर माई एड्रेस। तो मैडम के घर पे वो चेक आया था मेरा 17,700 रुपये समथिंग का। तो मैडम को वो चेक आ गया, तो मैडम ने वो चेक हैंड ओवर करने की सेरेमनी रखी थी। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि क्या सेरेमनी है, क्या फंक्शन है, तो मुझे लगा उनके बेटे का बर्थडे होगा या कुछ ऐसा होगा। तो खैर सबके सामने मुझे वो सब लोग उनके लॉन में खड़े थे घर में, तो उन्होंने कहा कि नाउ आई प्रेजेंट a check of 17 lakh and above to one person who has recently joined with us and he just newborn baby in this business and I'm going to hand over this check। तो मैं ताली बजाने के लिए तैयार था कि कोई ना कोई आदमी इनमें से कोई आएगा, ऑब्वियसली भी इतने सारे लोग पुराने हैं, डॉक्टर हैं बड़े-बड़े। तो उन्होंने कहा कि he is Mr. तिवारी। मैं तो देख रहा था कोई हैदराबाद में कोई और एक तिवारी आया। तो खैर जब मुझे वो चेक के ऊपर जो देखा मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये तेरा ही चेक है भाई, और इस तरीके की इनकम तुझे आई। और बहुत सेलिब्रेशन हुआ, मुझे कंपनी ने गेस्ट स्पीकर के रूप में हांगकांग भेजा, पहला इवेंट। उस पोजीशन को बोलते हैं मिलेनियर टीम मेंबर, मिल टीम मेंबर बोलते हैं। वहाँ पे आपको स्पीकर बना के इंटरनेशनल भेजा जाता है। तो लगभग 28 कंट्रीज मैंने बैक टू बैक और मेरे ऑफिस में डॉक्टर राणा साहब हुआ करते थे, उनके सामने दंडवत होकर बोला कि साहब मेरे को फ्री करो और मैं नहीं करना चाहता नौकरी, आप इसको संभालो। और उन्होंने कहा कि तिवारी जी ऐसे एकदम से मत छोड़ो यार, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिल जाएंगे, थोड़े टाइम और टिक जाओगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे आपको, ऐसे अचानक छोड़ दोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपके पिताजी को कॉल करता हूँ, पिताजी को मत करो, आप वो मेरे को छुट्टी दे दो 2-3 महीने की, मेरे को भी बाहर जाना है और इस तरीके से मेरा वीज़ा लग गया है और ये हो गया है। तो खैर उन्होंने कॉपरेट करा और जैसे भी मुझे कॉपरेट कर सकते थे, कुछ छुट्टियाँ दी। इसी सब प्रोसेस के दौरान जब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी और लाइफ को जैसे घुमाना होता है, बहुत बुरी तरीके से लाइफ घूमी।
और मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो आयुर्वेद के क्षेत्र में आप सब लोग हैं, आप सब लोगों के लिए निसंकोच आप लोगों के लिए बहुत सम्मानीय हैं। और ऐसे व्यक्ति को हमारे देश, ऐसे व्यक्ति बार बार पैदा हो इस देश के अंदर। ऐसे व्यक्ति एक भी पैदा होता है तो बहुत दुनिया के लिए चमत्कार कर देता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, राजीव भाई दीक्षित है, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित। और वो इंसान ऐसा, मतलब उस इंसान जैसा इंसान शायद आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा था। उस इंसान में एक आग थी, एक पैशन था, एक कुछ करने का जज्बा था और बहुत कुछ किया उन्होंने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए किया, मैं तो कहता हूँ। तो उनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मेरे मित्र थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये तिवारी जी हैं और मुझे नहीं मालूम था ये स्वदेशी के बड़े भयानक भूत है। मैं तो इधर वही अपना लगा के, जैसे है ना ये हम तो मार्केटिंग वाले भी हमेशा तैयार रहते हैं, तो मैं तो वही लगा रखा था, लूज वेट ना हो, इधर वर्क फ्रॉम होम, और पीछे भी लगा रखा था, पूरे तैयार। दिमाग में ये था क्योंकि मेरे मित्र ने बोला कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी दुनिया भर के अंदर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनकी एक बार बोलने से लोग उनकी हर बात मानते हैं। मैं दिमाग में ये तैयारी कर रहा था शाम में जाने से पहले कि ये आदमी अगर जुड़ जाए, ये आदमी अगर मेरी टीम में जुड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये चेक मेरा करोड़ों में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इंसान मुझे ज्वाइन करा देगा। तो हुआ वही, जब मैं गया और उनसे मिला और जब देखने को मिला तो हजारों लोगों की भीड़, राजीव भाई की जय हो, कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पैर छू रहे हैं, दुनिया पागल हो रही है। मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही चीज है भैया, इनके सामने तो ये बल्ले बल्ले हटा लो, ये अपने बस की बात नहीं है, ये ज्वाइन नहीं होने वाले। तब तक मेरे दिमाग में ही था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली मैं राजीव भाई के बारे में। और दुर्भाग्य से आज भी कहीं से बात करता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कौन राजीव भाई, तो मेरा दिल करता है यार तुम कौन से देश से हो, अपने देश के इस महान व्यक्ति को नहीं जानते तो भाई ना तकलीफ होती है। तो खैर उनके साथ जब मिले और जर्नी बढ़ी और धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि वो पैशन के साथ बात करते थे। उनके साथ बात करने का तरीका, सुबह से नाम बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। सुबह 8 बजे चालू है, शाम में 8 बजे तक धड़ाधड़, ये खाओ, चक्की पीसो, ये करो, सेंधा नमक खाओ, ये मत खाओ। इतना नॉलेज पता नहीं कहाँ से आता था। और धीरे धीरे अल्टीमेटली शॉर्ट में करता हूँ, मैंने जॉब रिजाइन कर दिया, मैंने हर्बलाइफ छोड़ दिया, मैं राजीव भाई की शरण में पूर्ण रूप से आ गया और धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें जो मैंने शुरू कर दी वापस से खत्म हो गई। और मुझे जिम्मेदारी दी गई एनजीओ की, जहाँ पे मैं किसानों को जाके ये जागृत करना कि प्लांट हेल्थ क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, कैसे करना है, आपके उत्पादों को कैसे बेच सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं जैसे सर बोल रहे थे केरला, मैंने एक गांव मैंने नापा हुआ है। हम हजारों किलोमीटर गाड़ी चला दिया करते थे। गाड़ी के टायर जो है ना, एक ट्रिप में गाड़ी की हालत ऐसी हो जाती थी क्योंकि मतलब कोई रास्ता का पता नहीं, किधर से जा रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें, पूरा साउथ मैंने घूम डाला था। और अल्टीमेटली जितना भी मेरे घर की स्थिति ये थी कि मेरे घर के अंदर 20 मतलब 2 BHK मेरा फ्लैट था, 20 किसान सो रहे हैं, गांव वाले सो रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सेंधा नमक पीस रहे हैं, वहाँ पे कोई अश्वगंधा पड़ी हुई है, कोई किधर से कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। फिर छोटे पैकेट बनाते थे 100 ग्राम के, उसको बेचते थे। पंसारी की दुकानों में जैसे सर ने बताया जाते थे कि साहब हमारे पास 200 किलो अश्वगंधा आप ले लो, तो वो कहते थे भैया, देखते थे कहाँ से आया, तो कहते थे 2000 रुपये ले जाओ भैया, 70 रुपये किलो ले लेंगे, कोई कहता 80 रुपये किलो ले लेंगे। कोई ब्रांड नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास। तो खैर फाइनेंशियल क्राइसिस में धीरे धीरे आने लगे, बिकॉज जितना पैसा था 1.5 साल में सब कुछ निपटा दिया था। क्योंकि मेरे घर में 40 लोगों का भोजन हो रहा है, कभी कोई इवेंट हो रहा है, डीजल का पेट्रोल का खर्चा खुद डाल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा तो कोई देने वाला नहीं था ना वहाँ पे। तो स्थिति जो है वो बिल्कुल गंभीर हो चुकी थी। तब तक मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को ये नहीं मालूम था कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। अब जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब मेरे ससुर साहब श्री कैलाश पंचोली जी यहाँ जयपुर से ही हैं, तो उनका भी सबका रहता है, उनकी किसी की अपनी बेटी की शादी होती है तो बंदा जॉब भी करता है, इंटरनेशनल भी घूमता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो बहुत अच्छा मामला है, बेटियाँ बढ़िया अच्छा सेट हो गई हमारी। तो और जब मेरी इस सारे प्रोसेस में हुआ तो शादी हो गई, और शादी के बाद जब मेरी पहली बार, आपको मतलब एक हंसी भी आएगी, अब मेरी पत्नी जब आई पहली बार तो मैंने पहले बता दिया, तो कुछ मेरे मित्र हैं वो 1-2 दिन में चल जाएंगे बोला, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ क्योंकि शौक लगेगा एकदम से घर भरा पड़ा है, तो कम से कम 18-19 आदमी मेरे घर में सोए थे। कोई लुंगी में सो रहा है, कोई बनियान में घूम रहा है, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। तो मेरी वाइफ के घर है कि तुम्हारा धर्मशाला भैया, ये कहाँ है क्या है। तो खैर धीरे धीरे लाइफ ऐसी चलती रही। और उसी दौरान मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था हैदराबाद में, मैं और भाई दोनों कार पलट गई थी।
सिर्फ यानी फैमिली जब आई और फैमिली को ये पता चला, हमारे राव साहब थे, उन्होंने बताया कि भाई आपका बेटा तो ये कांड करके बैठा है, ये जॉब वॉब सब छोड़ दी है, ये कर लिया वो कर लिया है, कोई पता नहीं कौन आ गया आदमी, एक आया आदमी उसके साथ घूमता रहता है और ये सब कर रहा है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा मुझे, तो आप ही संभालो उसको। और खैर जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैं वाइफ और मैं दोनों को मेरे पिताजी पैक करके सामान के साथ और इधर ले आए, भैया इधर से पता नहीं इधर जो भी है जमेला छोड़ दे और वापस राजस्थान चल और वहाँ जो करना है वो कर, लेकिन ये सब काम नहीं करने हैं। खैर काम अधूरा छूट गया था, तो पैशन था कि यार करना तो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा आ रहा था, इन चीज़ों को अधूरा छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन चूंकि पैसा भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। और यहाँ आने के बाद स्थिति जैसे पंकज जी ने बोली कि मैं पंकज जी मेरे छोटे भाई के क्लासमेट रहे हैं और मेरे जितने भी मेरे क्लासमेट थे कॉलेज में, मेरे सीनियर जूनियर ये जानते थे कि भी तिवारी जो हैदराबाद में कुछ अच्छा काम कर रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा फिर थोड़ा और भी ज़्यादा एक्सपर्ट दिखाते हो अपने आप को। तो मैं लोगों को ही लगता था कि भी यार ये तो बहुत अच्छा कमा रहा है, अब मैं किससे हेल्प मांगूं? सबसे मैं कट ऑफ हो गया, ना मेरे मित्रों से, ना किसी फैमिली से, किसी से बात नहीं करता था, बड़ा डिप्रेशन की स्थिति में, क्योंकि मेरे पास कुछ साइन नहीं करने के लिए खाली बैठा इंसान, शादी हो गई है, इधर सुबह उठते ही समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैं जोबनेर से बाइक उठाता था और जोबनेर से जयपुर चले आता था बाइक, और सारे दिन जयपुर चक्कर लगा के, और रात में जब 10-11 बज जाए तब वापस घर पहुंचता था कि जाके चुपचाप सो जाऊं, और सुबह पहले फिर तैयार हुआ, फिर उठाया, फिर जयपुर आ गया। इस तरीके के मेरा 15-20 दिन तक चलता रहा। इसी टाइम में भगवान जो करता अच्छा होता है, मैंने एक छोटा सा मतलब जाते टाइम जोबनेर के रास्ते में खेत देखा, खेत में जनरली खेत तो रहते हैं, तो गेहूं लगा रखा था। मुझे याद आई वो जो राजीव भाई ने कहा था कि गेहूं का जवारा जो है अमृत के समान है। हमारे देश के अंदर लाखों लोग, मैं इन चीज़ों के बारे में डेटा आप तो अगर सब जानते हैं, आपके सामने क्या बोलूं, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर 50-60 हजार महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से, पर्टिकुलर इस पीरियड में, ऐसे तो और बहुत सारे लोग हैं, ये महिलाएं मर जाती हैं या हीमोग्लोबिन की वजह से और सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं वो बचपन से क्योंकि माता के पेट में हीमोग्लोबिन और दूसरी न्यूट्रिएंट की कमी थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती ही होती है, आप सब जानते हैं। न्यूट्रिशन इज द की फॉर योर लाइफ। तो न्यूट्रिशन के बिना हम सब लोग आज जो भी है, जैसे इवन आपके मेहंदीपुर बालाजी में जो है, जो लोग पागल वाले लोग घूमते हैं ना, तो पागल बन के रस्सी, मतलब जो भी वो भूत प्रेत का जो है, एक्चुअली में ज्यादातर ये लोग सब न्यूरो के पेशेंट हैं, इनको विटामिन B12 की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, अच्छा पोषण खिलाओगे ना भूत अपने आप भागता है। मेरी समझ ये कहती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो मैंने वीट ग्रास के बारे में सोचा कि वीट ग्रास पे काम करता हूँ। मैंने जयपुर में एक प्लॉट मेरे फूफा जी की मदद से किराए पे लिया, छोटा सा प्लॉट जहाँ मैं आज रहता हूँ, जहाँ पे आज मैंने बिल्डिंग बना रखी है, वो मैंने प्लॉट किराए पे लिया था। और वहाँ पे गेहूं की घास मैंने लगाना शुरू करा। हर 7वें दिन उसको काटता, सुबह 4 बजे उठता, उसका जूस बनाता, छोटे छोटे पैकेट में पैक करता और घर घर पहुँचाता। सुबह के 4 बजे के टाइम में इन सबको ये सब प्रोसेस को करना, ठंड में राजस्थान में, और फिर उसको घर घर बांटने जाना। तब मैं बाइक चलाता था तो इंडिकेटर मेरा टूटा हुआ था, तो हाथ देता था ना, हाथ जम जाता था, फ्रीज हो जाता था। सुबह 5 बजे की सर्दी में कभी जाके देखिएगा, भगवान ना करे कभी आपको मेरे जैसे जाना पड़े, लेकिन आप एंजॉय करने के लिए कभी जाके बाइक चला के देख सकते हैं। उधर मेरी बीवी जो कि MCA करी हुई है, मैं वैसे खुद भी MSc गोल्ड मेडलिस्ट रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी बीवी जो है MCA करी हुई, दुनिया भर के हम लोग 7 स्टार से नीचे तो मैं बात नहीं करता था, लीला शेरटन इससे पहले मैं रुकता नहीं था, उस जमाने में जब मेरे पास इस तरीके से पैसा आ रहा था। और सुबह 4 बजे मैं और मेरी बीवी जो है वो जूस निकाला करते थे और ग्लास भर भर के पैक कर करके। उस टाइम में मेरी वाइफ का 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था। इस सिचुएशन में कोई भी आप समझ सकते हैं कि इससे खराब हस्बैंड क्या हो सकता है कि अपनी बीवी को ऐसी अवस्था में इस तरीके से काम करने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम था मैं रात में 12 बजे सोता था, तो मेरे से पहले उठ के और वो तैयारी कर लेती, इनको वॉश करना है, जूस बनाना है, पैकिंग करनी है, सारी चीजें। ये 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 में सब शुरू हुआ और धीरे धीरे करते करते जयपुर में मैं बहुत लोगों से कस्टमर बन के, मानसरोवर, SFS, विद्याधर नगर, आपका बहुत सारे एरियाज जो है उन सब में सुबह सुबह पहुंचाता था। देवी नगर में मैंने छोटा सा 2200 रुपये महीने के किराए पे मैंने घर लिया और वहां से काम शुरू किया और लोगों तक ये पहुंचाते पहुंचाते बहुत लोगों से रिलेशन बन गए। राजदीपक रस्तोगी साहब आप जानते होंगे, यहाँ पे हमारे जज रहे, अभी सुप्रीम कोर्ट के पैनल में है, तो मैं उनके घर 300 रुपये महीने पे वीट ग्रास देता था।